हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग भाई? बहुत जबरदस्त होंगे, बहुत ही शानदार होंगे तुम लोग। और अभी थोड़ी देर पहले जो लेक्चर हुआ उसको तुम्हें समझा होगा, आई होप, है ना? एक सेकंड रुको। हाँ, आई होप तुम्हें वो समझा होगा। और अभी जो है हमारा सेकंड चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं तुम्हारे एसपी का, जो कि हमारा है सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। अभी इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था मीनिंग ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, मतलब क्या क्या होता है। उसमें सारी चीजें पढ़ी थी। कहीं ना कहीं कल वाली चीजें यहाँ पे तुम्हें काम में आएगी अभी। ठीक है, तो अभी कल वाली मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले तुमने क्लास किया वो वाली चीजें तुम्हें यहाँ पे काम आएगी। तो अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा जो भी है तुम्हारा वो सब इधर तुम्हें देना है। और अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो तुम कमेंट में पूछो, मैं तुम्हें कमेंट में आंसर करूंगा। ठीक है क्या? चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट करते हैं हमारे क्लास को चालू बच्चे। तो हम अगर पढ़ रहे हैं हमारा सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसका मतलब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि कौन कौन से तरीके से हम फाइनेंस ला सके सर। यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, है ना? तो वो सारे सोर्सेस हम पढ़ेंगे आज। तो सोर्सेस में अगर हम बात करें, सोर्सेस में अगर हम बात करें तो हमारे सामने जो एक सबसे पहली चीज आती है, हमारे सामने जो सबसे पहली एक चीज आती है वो है सर कि फाइनेंस के टाइप कितने होते हैं। अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल मतलब क्या होता है हमें पता है सर, हमें आप मत समझो, हमें सब आता है। कैपिटल मतलब वो चीज जो इनिशियल लेवल पे एक कंपनी अपने बिजनेस को चालू करने के लिए लगाती है, पता है हमें सर। ओके ठीक है बेटा। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें, अब जो मुझे इनिशियल स्टेज पे लगाना है हमारे बिजनेस में, वो दो तरीके का हो सकता है। या तो मैं खुद का पैसा लगाऊं, तो खुद के पैसे को क्या बोलेंगे सर? खुद के पैसे को बोलेंगे हम ओन कैपिटल। बराबर है, खुद का पैसा है, खुद के पैसों को क्या बोलोगे? खुद के पैसों को बोलोगे ओन कैपिटल। अगर खुद का पैसा नहीं है, वो पैसा मैंने बोरो किया हुआ है कहीं से, तो उस पैसे को मैं बोलूंगा सर बोरोड कैपिटल। हो समझे क्या मेरी चीज? एक सेकंड रुको, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, हल्की सी। मुझे सब फील हो रहा है, तो अगर फील होता है तो फील कर लेना चाहिए, है ना? एक सेकंड, कहाँ से बढ़ती है ब्राइटनेस भाई? कहाँ से बढ़ती है ब्राइटनेस? बुलाना पड़ेगा किसी को। तेजस, तेज। हम्म? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं भाई, ठीक है। चलो देख लेता हूँ। हम्म, कहाँ से होता है थोड़ी देर में कर लेते हैं, बट अभी थोड़ा दिख रहा होगा तुम्हें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ओन कैपिटल की बात करूं सर, ओन कैपिटल मतलब क्या होता है सर? ओन मतलब खुद का, कैपिटल मतलब सर पैसा। ठीक है, ओन कैपिटल मतलब खुद का पैसा। तो अगर मैं अपने बिजनेस पे पैसा डालने का सोचूंगा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही चीज आएगी ना कि मैं सबसे पहले खुद का पैसा डालूं। बताओ, सबसे पहली चीज क्या आएगी? तो सर सबसे पहली चीज यही आएगी कि मैं पहले खुद का पैसा डालूं। अगर खुद का नहीं जमा है तो मैं डालूंगा सर बोरोड कैपिटल, यानी कि किसी से बोरो कर लूंगा मैं पैसा, किसी से उधार ले लूंगा पैसा। ये मैं दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं खुद का पैसा डाल सकता हूँ या तो मैं किसी से पैसा बोरो कर सकता हूँ। अब अगर मैं खुद का पैसा डाल रहा हूँ तो मैं कहाँ कहाँ से डाल सकता हूँ सर? खुद के पैसे में सबसे पहला पैसा आता है जो कि है शेयर। यानी कि तुम खुद के पैसे को हम और एक नाम से बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। हम इक्विटी से पैसा डाल सकते हैं। या तो दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस मेरे पास ये है जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं हम रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है ये मैंने कल बताया था। जब भी हम डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड किस में से देते हैं? डिविडेंड देते हैं प्रॉफिट में से। तो जब हम डिविडेंड देते हैं तो क्या पूरा पैसा एज ए डिविडेंड बांट देते हैं क्या? नहीं सर, प्रॉफिट में से कुछ पैसा एज ए डिविडेंड बांटेंगे और थोड़ा पैसा हम बचाएंगे, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो जो बचा रहे हैं उस पैसे को हम लोग बोल रहे हैं रिटेन अर्निंग। आई होप आप लोगों को समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बोरोड कैपिटल की बात करें तो बोरोड कैपिटल में हम डेट नाम से इसको बुलाते थे, बराबर है, डेट बोलते थे इसको। अब बोरोड कैपिटल में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे डिवेंचर आ गया, पब्लिक डिपॉजिट आ गया, बॉन्ड आ गया, एडीआर जीडीआर, छोटी मोटी चीजें आ गई। उसके बाद बैंक आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, एंड क्रेडिट फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड की जाती है वो आ गई। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, है ना? अगर हम बात करें शेयर्स की,
अगर हम किसकी बात करें, शेयर्स की। बच्चों शेयर्स होते हैं दो तरीके के, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। बच्चों दो तरीके के शेयर्स है, याद रखना। अगर मैं बात कर रहा हूं इक्विटी शेयर की, समझो दोनों को समझो। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इक्विटी शेयर की, इक्विटी शेयर मतलब क्या सर, खुद का पैसा यानी कि ओनर का पैसा। प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या सर, वो भी ओनर्स है बट वो बाहर के लोग हैं, वो अंदर के लोग नहीं है, इतना समझो। ठीक है, यहाँ पे सब चीजें समझना है तुम्हें। इक्विटी होल्डर्स मतलब ओनर्स और प्रेफरेंस होल्डर मतलब बाहर के लोग। यहाँ पे मुझे एक चीज बताना, अगर मुझे पैसा देना है किसी को या डिविडेंड देना है, डिविडेंड तुम्हें समझता है प्रॉफिट का हिस्सा होता है, डिविडेंड देते वक्त मैं सबसे पहले बाहर वाले को दूंगा या अंदर वाले को दूंगा, यानी कि मैं खुद रखूंगा या सबसे पहले बाहर वाले को पैसा दूंगा? बताओ बताओ बच्चों बताओ, सबसे पहले मैं खुद पैसा लूंगा या सबसे पहले मैं बाहर वाले को पैसा दूंगा? सर सिंपल सी चीज है, हमें बाहर वालों को खुश रखना जरूरी है ना, क्योंकि अगर बाहर वाले खुश रहेंगे तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो सबसे पहला पैसा हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, एंड अगर कुछ बचा है तो फिर वो अपने पास रखेंगे, क्योंकि हम कौन है, हम है इक्विटी होल्डर्स। समझे क्या, हम क्या है, इक्विटी होल्डर्स है। अब तुम्हारे पास दो तरीके के फाइनेंस है, या तो अंदर से पैसा लो या तो बाहर से पैसा लो, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है या इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, दो तरीके के फाइनेंस है। अब अगर हम ओन कैपिटल की बात करें, तो ओन कैपिटल में सर अब भी हमने देखा, ओन कैपिटल में सबसे पहला तुम्हारे पास जो सोर्स है वो है शेयर्स। अब शेयर्स मतलब क्या होता है, शेयर्स मतलब कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा, दैट इज शेयर्स। कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा मतलब द टर्म ऑफ शेयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल, जो भी कैपिटल है उस कैपिटल का थोड़ा सा हिस्सा हम किसी को शेयर कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, शेयर है। वाह क्या बात है, कैपिटल का थोड़ा सा हिस्सा किसी के साथ शेयर करना, दैट इज शेयर। और यही शेयर की एक्चुअल डेफिनेशन भी है, बराबर, यही शेयर की एक्चुअल डेफिनेशन भी है। अगर हम बात करें शेयर के क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहला शेयर का फीचर है शेयर ओनरशिप बांटता है, एक स्मॉल यूनिट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल जो हम बांटते हैं उसको हम शेयर बोलते हैं। देन आता है ओनरशिप, जिसके पास कंपनी का शेयर यानी कि जिसके पास कंपनी का छोटा सा हिस्सा, इतनी बड़ी कंपनी का छोटा सा हिस्सा जिसके पास होगा वो हमारा शेयर होल्डर है या वो हमारा ओनर है। जिसके पास कंपनी का हिस्सा वो तो ओनर होगा ना भाई, समझे क्या। देन डिस्टिंक्टिव नंबर मतलब बेसिकली डिमैटेरियलाइज फॉर्म में होता है और हर शेयर के लिए नंबर इशू किया जाता है। उसके बाद एविडेंस ऑफ टाइटल, कैसे माना जाएगा कि तुम हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हो, हम कैसे मानेंगे कि तुम हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो कंपनी तुम्हें देगी एक शेयर सर्टिफिकेट। सपोज करो ये एक शेयर सर्टिफिकेट है, कंपनी ने तुम्हें शेयर सर्टिफिकेट दिया, अब ये शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास है, अगर मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है तो माना जाएगा कि मैं कंपनी का कौन हूं, ओनर हूं। तो एक टाइटल ऑफ एविडेंस होता है जिससे पता चलता है कि आप कंपनी के कौन हो बच्चे, आप कंपनी के ओनर हो बच्चे। उसके बाद वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यू तीन तरीके से डिसाइड की जाती है। एक तो कंपनी की फेस वैल्यू होती है, मतलब जो वैल्यू हमने डिसाइड की है, जो वैल्यू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यानी कि एमओए में लिखी हुई है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद इशू प्राइस, कि हम उसको इशू कौन से प्राइस में कर रहे हैं। इशू तीन प्राइस पे किया जाता है, एक तो आप पार पे इशू कर सकते हो, या तो आप प्रीमियम पे इशू कर सकते हो, या तो आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। क्या बोल रहे हो सर, कुछ नहीं समझा, वेरी गुड, मैं समझाता हूं ना, बैठा किस लिए, सॉरी खड़ा किस लिए हो, खड़ा इसीलिए हूं कि मैं तुम्हें समझा पाऊं। पहली चीज समझो कि शेयर पार पे इशू करना मतलब क्या होता है। सपोज करो शेयर की प्राइस है 10 रुपए, ठीक है, 10 का शेयर मतलब शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, 10 का शेयर अगर 10 में इशू हो रहा है तो एट पार इशू हो रहा है। 10 का शेयर 15 रुपए में इशू हो रहा है यानी कि 5 रुपए के प्रीमियम में इशू हो रहा है। 10 का शेयर 9 रुपए में इशू हो रहा है यानी कि 1 रुपए के डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। तो इशू तीन तरीके से हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, ठीक है। देन ये सेम चीज आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो। देन व्हाट इज अ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मतलब शेयर अभी जो मार्केट में चल रहा है वो कौन से प्राइस पे चल रहा है उसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद राइट, अगर हम राइट की बात करें तो यहाँ पे अगर शेयर के राइट की बात करें तो शेयर में दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं और दोनों टाइप के शेयर होल्डर के अलग अलग राइट्स होते हैं। अलग अलग राइट होते हैं क्या मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं
इक्विटी शेयर की, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स मिलता है, इक्विटी शेयर वालों को फिक्स नहीं मिलता है, इक्विटी शेयर वालों को बचा कुचा मिलता है। वो सारी चीजें यहाँ पे देखनी होती है। उसके बाद इनकम, शेयर होल्डर के लिए इनकम क्या है सर? शेयर होल्डर के लिए इनकम को हम डिविडेंड बोलते हैं। शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है, उस प्रॉफिट के हिस्से को हम यहाँ पे डिविडेंड बोलते हैं सर, हमें पता है। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी, अगर शेयर पब्लिक कंपनी के हैं तो पब्लिक कंपनी में फ्री ट्रांसफरेबिलिटी होती है शेयर्स की। आप अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो या ट्रांसफर इजीली हो जाएगा। उसके बाद शेयर के कितने टाइप होते हैं सर? अभी आपने बताया ना, अभी तो बताया आपने। कितने टाइप होते हैं शेयर के? सर शेयर के होते हैं दो टाइप। कौन से सर? प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है। बस बात खत्म। दो ही होते हैं, हमें दो ही पढ़ने हैं। कौन से? प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है। बात खत्म। देखो शेयर में कितने टाइप सर? दो टाइप। एक तो प्रेफरेंस शेयर, ये एक तो इक्विटी शेयर एंड एक तो प्रेफरेंस शेयर। बच्चे बहुत ध्यान से देखना, अभी उसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाने वाले हैं, बट ऊपर ऊपर से भी समझाऊंगा तो डिटेल में ही लगेगा, तुम्हें ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इक्विटी शेयर की। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, और ओनर अपने हाथ में कंपनी के वोटिंग राइट रखेंगे या नहीं रखेंगे? चलो क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, ओनर अपने हाथ में कंपनी के वोटिंग राइट रखेंगे या नहीं रखेंगे? बताओ। अरे सर क्या बात कर रहे हो? अगर मैं कंपनी का ओनर हूं तो मैं तो अपने हाथ में कंपनी के वोटिंग राइट रखूंगा ना। अगर बाहर वाला मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो मेरा कौन है? वो मेरा प्रेफरेंस होल्डर है। वो मेरा कौन है? वो मेरा प्रेफरेंस होल्डर है। और अगर वो मेरा प्रेफरेंस होल्डर है तो क्या मैं उसको वोटिंग राइट दूंगा? कभी कभी दे सकता हूँ, कभी कभी नहीं भी दे सकता हूँ। यानी कि जनरली उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। बट क्या इक्विटी होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है क्या? हाँ सर, इक्विटी होल्डर के पास तो वोटिंग राइट होता है। उसके बाद अगर मैं डिविडेंड की बात करूं, डिविडेंड की बात करूं, डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को फिक्स मिलेगा। क्यों डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को फिक्स मिलेगा बताओ? अरे सर डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को इसलिए फिक्स मिलेगा क्योंकि वो नाम में ही लिखा हुआ है कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। यानी कि जब भी डिविडेंड बांटा जाएगा, सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। और अगर कुछ बच गया है तो फिर वो दिया जाएगा इक्विटी होल्डर्स को। अगर कुछ नहीं बचा है तो इक्विटी होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। सर यही बोलना चाहते हो क्या आप? यस, मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर कुछ नहीं बचा तो इक्विटी होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर कुछ बचा है तो मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे रिस्क किसमें? इक्विटी शेयर होल्डर बनने में रिस्क है या प्रेफरेंस बनने में रिस्क है? तो सर रिस्क किसी में नहीं है, सबके अपने अपने फायदे हैं। प्रेफरेंस होल्डर को डिविडेंड फिक्स मिल रहा है, तो चाहे कंपनी का प्रॉफिट कितना भी हो, उनको डिविडेंड फिक्स मिल रहा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बहुत हो गया तो इक्विटी होल्डर्स को फायदा है। इक्विटी होल्डर्स को अपने डिविडेंड से ज्यादा का डिविडेंड मिलेगा, मतलब उनको इनकम कमाने का चांस है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कोई इनकम कमाने का चांस नहीं है। इक्विटी होल्डर को वोटिंग राइट रहता है, और प्रेफरेंस वालों को कोई वोटिंग राइट नहीं रहता है। तो कहीं कुछ फायदे हैं, कहीं कुछ नुकसान है। ठीक है, तुम्हें वो सारी चीजें देखनी है बस। चलो आगे बढ़ो क्या बच्चे। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस की, तो मैं एग्जाम में पूछ सकते हैं टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बताओ, या टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ये बताओ। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, 6 मार्क के लिए आ सकता है, तो तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा। समझे क्या? चलो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। यहाँ पे टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, हम यहाँ पे एक एक टाइप पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टाइप कौन सा है सर? यहाँ पे लिखा है सर कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होता है सर ये कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? बताओ सर क्या होता है ये कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? बेटा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे एक उसका नेगेटिव, दूसरा उसका नेगेटिव, तीसरा उसका नेगेटिव, ऐसा है। तो हम कुमुलेटिव की बात कर रहे हैं, दूसरा आएगा नॉन कुमुलेटिव। हम पार्टिसिपेटिंग की बात कर रहे हैं, दूसरा आएगा नॉन पार्टिसिपेटिंग। हम कन्वर्टेबल की बात करेंगे, दूसरा आएगा नॉन कन्वर्टेबल। हम रिडीमेबल की बात करेंगे, दूसरा आएगा इररिडीमेबल। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। याद कितने रखने हैं सर? 8 याद रखने हैं क्या? एग्जाम के लिए 4 याद रखना है, 4 ही याद रखने। क्युमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड रिडीमेबल। इसका उल्टा बस नॉन 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 लगा के और 4 बन जाएंगे तुम्हारे, तो 8 ऐसे बन जाता है। याद रहेगा क्या? सबसे पहले बात करते हैं क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की। मुझे बताओ क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या? हो सकता है कंपनी ने तुम्हें इस साल डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी की कोई मजबूरी रही होगी,
बेटा कंपनी की कोई मजबूरी रही होगी कि जिस मजबूरी में कंपनी ने तुम्हें क्या नहीं दिया, जिस मजबूरी में कंपनी ने तुम्हें डिविडेंड नहीं दिया। तो जो कंपनी की मजबूरी है कि कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, वो कंपनी तुम्हें वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके देगी। बात मेरी समझी क्या? मेरी बात समझी तुम्हें? कंपनी ने सपोज तुम्हें इस साल डिविडेंड नहीं दिया है तो कंपनी क्या करेगी, उस डिविडेंड को कैरी फॉरवर्ड कर लेगी। मतलब 2025 का डिविडेंड अगर मुझे 2026 में मिल रहा है, इसका मतलब 2025 में नहीं मिला था, 2025 का है वो कैरी फॉरवर्ड होके मुझे 2026 में मिला है। इसी को बोलते हैं क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जहां पे एक साल का डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होके तुम्हें दूसरे साल में मिलता है, उस साल में नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपको डिविडेंड नेक्स्ट ईयर मिलेगा। बट अगर आपके पास क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नहीं है, मतलब आप कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, तो अगर आप नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको अगर 2025 में डिविडेंड नहीं मिला है तो वो डिविडेंड आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, या वो डिविडेंड आपका कैरी फॉरवर्ड होकर आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा, याद रखना। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है, नाम से समझना, पार्टिसिपेटिंग जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है तो किसको मिलेगा वैसे तो पैसा? सर वैसे तो पैसा इक्विटी होल्डर्स को मिलता है। बट अगर हम पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि हमारा मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट है, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ एक्स्ट्रा तो कंपनी मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा देगी भाई, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं। समझे क्या? दूसरा आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब मैं पार्टिसिपेट नहीं करता, तो मुझे डिविडेंड फिक्स मिलेगा, मुझे प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा। सिंपल है, ये चारों तो तुम्हें समझ में आ गए होंगे। देन है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो इन फ्यूचर कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। मतलब तुम बाहर के लोग हो, तुम चाहो तो तुम अंदर का इंसान बन सकते हो, बट अगर बनना है तो तुम्हारे पास कौन सा शेयर होना चाहिए सर? तुम्हारे पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो इन फ्यूचर अपने आप को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। आई होप यहाँ तक की बातें तुम्हें समझ में आई। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, और दूसरा है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो एक फिक्स टाइम बाद रिडीम होते हैं। अब रिडीम का मतलब समझो पहले तो क्या हुआ। रिडीम मतलब क्या? तुमने लोगों से पैसा लिया होगा और पैसा लेके उनको प्रेफरेंस शेयर्स दिया होगा, एक फिक्स टाइम बाद वो प्रेफरेंस शेयर्स तुम वापस लोगे और उनका पैसा उन्हें वापस दोगे, उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब एक फिक्स टाइम तक, लाइक मैंने बोला 5 साल तक ये शेयर तुम तुम्हारे पास रखो, 5 साल बाद ये शेयर मुझे दे देना, उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद एक होता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल, जो रिडीम नहीं हो सकता एक फिक्स टाइम के बाद। क्लियर क्या बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इक्विटी शेयर क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने पढ़ लिया है। वही सारी चीजें वाइंडिंग अप के टाइम पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अभी इसके फीचर्स देखते हैं हम, इक्विटी शेयर्स के क्या क्या होते हैं। इक्विटी शेयर के फीचर्स जो मैंने तुम्हें अभी तक बताए वो सारे हैं। एक सेकंड में थोड़ा अभी ये देख लेता हूँ ब्राइटनेस का। क्या हो गया भाई? मैंने तो मजाक किया था। हाँ, अरे यार, व्हाट द फूल मैन। अच्छा, मिल गया भाई, मिल गया भाई। बट यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे इसको ब्राइट करना है। अच्छा, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। हो तो गया है मेरे ख्याल से ब्राइट, है ना? हो तो गया है थोड़ा सा, मतलब तुम लोगों को दिख तो रहा होगा, उतना तो ब्राइट हो गया है। चलो बढ़ते हैं। मेरे को ही आता है चीजें भाई, किसी को बुलाने की जरूरत थी नहीं वैसे, ठीक है।
देन परमानेंट कैपिटल। अब यहाँ पे हम अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें या इक्विटी शेयर्स की बात करें, तो इक्विटी शेयर्स इरिडीमेबल शेयर्स होते हैं, पहले तो ये दिमाग में रखना। इक्विटी शेयर्स में कोई टाइप्स नहीं है, ठीक है, कन्वर्टेबल या जो भी तुमने रिडीमेबल वगैरह देखे होंगे, ये याद रखना कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो इरिडीमेबल टाइप है। इसका मतलब वो रिडीम नहीं हो सकते, एक फिक्स टाइम बाद भी वो रिडीम नहीं हो सकते, उसको इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। परमानेंट कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड का मतलब बेटा, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड का मतलब होता है बेटा कि फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड का मतलब होता है कि आपका डिविडेंड फिक्स नहीं है। कल अगर आपको प्रॉफिट हुआ, यानी कि देखो, पहला डिविडेंड हम किसको बांटेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद अगर कुछ बचा तो आपको मिलेगा, अगर कुछ नहीं बचा तो आपको नहीं मिलेगा, समझे क्या। अगर कुछ बचा तो आपको मिलेगा, कुछ बचा तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है राइट्स। तो हम अगर एक इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें तो उसके पास राइट है। अब मैंने तुम्हें बताया था उसके पास वोटिंग का राइट है, क्योंकि वो ओनर है ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ओनर हूँ किसी कंपनी का तो मेरे पास वोटिंग का राइट होगा। उसके बाद राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, मिलता तो है बट बेसिकली फ्लक्चुएटिंग होता है, ठीक है। मतलब आपको फ्लक्चुएटिंग तो होता है बट यहाँ पे एक फायदा भी है, पता है क्या है? कि अगर कल जाके प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो मुझे प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, क्योंकि मैं एक ओनर हूँ, है ना। और अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूँ तो मुझे फिक्स डिविडेंड मिलेगा, वो है, यहाँ पे फायदा भी है। एज ए इक्विटी शेयर होल्डर मैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी देख सकता हूँ, जितने भी बुक्स है छप छान मार सकता हूँ। उसके बाद राइट टू ट्रांसफर शेयर, क्या मैं अपना शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर करा सकता हूँ, कर सकता हूँ सर, फ्रीली। क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं तो हूँ शहंशाह, या मैं तो हूँ ओनर। नो प्रेफरेंशियल राइट्स, आपके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, यानी कि आपको डिविडेंड फिक्स नहीं मिलेगा। उसके बाद कंट्रोलिंग पावर, बेसिकली आपके पास कंट्रोलिंग पावर भी है, क्योंकि आप हो ओनर, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी जगह पे प्रॉक्सी बिठा सकते हो मीटिंग में। प्रॉक्सी क्या होता है सर, प्रॉक्सी वो पर्सन है जिसको आप अगर एब्सेंट हो तो आप अपनी जगह पे किसी और पर्सन को भेज रहे हो, तो जो और पर्सन आ रहा है अपनी जगह पे वो है प्रॉक्सी। आपने स्कूल में देखा होगा, आपकी प्रॉक्सी लगती है। प्रॉक्सी मतलब आपके जगह पे, मतलब कोई आया नहीं है उनकी जगह पे आपको लगा दे रहे हैं, तो प्रॉक्सी हो गई। देन रिस्क, रिस्क है भाई, प्रॉफिट रिस्क है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। वेट, हेलो, हेलो, हेलो। चलो, समझे क्या, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ध्यान दो, ध्यान दो भाई। रिस्क है भाई, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। डैश डैश गोपाल। उसके बाद रेसिडुअल क्लाइमेट होता है। रेसिडुअल क्लाइमेट मतलब टैक्सेस पे करना है, या कभी अर्निंग हुई तो मिलेगी, नहीं हुई तो नहीं मिलेगी। उसके बाद है नो चार्ज ऑन एसेट। भाई एज इक्विटी शेयर होल्डर आप अपने कंपनी के कोई भी एसेट के ऊपर चार्ज नहीं ले सकते, चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। अब सबसे पहले सर चार्ज क्रिएट वेट सब छोड़ दो, सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि चार्ज होता क्या है, हमें तो इसी का आइडिया नहीं है ना। आप बस बता रहे हो चार्ज क्रिएट कर लिया मतलब क्या। अरे बेटा, चार्ज क्रिएट करना मतलब सिक्योरिटी क्रिएट करनी। अब सिक्योरिटी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी क्रिएट करना मतलब अगर आप कोई भी, अगर आप कोई भी कंपनी से, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका पैसा डूबने के चांसेस तो है। तो आप क्या करते हो, कोई एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर, कोई एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर क्या लगाओगे, वेट, वेट,
कोई तो भी मुझे बहुत याद कर रहा है और मैं उनका फोन उठा रहा हूँ बट फोन का रिस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा होता है बेटा कभी कभी जीवन में। अगर आपको कोई बहुत याद कर रहा है और आप फोन ना उठाओ तो फिर मूड खराब हो जाता है ना। चलो कोई नहीं, आएगा फिर से। चलो, कहाँ थे हम लोग? नो चार्ज ऑन एसेट्स, मतलब आप एसेट्स पे चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो, है ना। देन बोनस इशू, बोनस में इशू मिलेगा, बोनस में इशू नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोनस में इशू मिलेगा। अब बोनस इशू मतलब क्या होता है? अगर आपने बहुत मेहनत की तो बोनस इशू को हम और एक नाम से पुकारते हैं, जो बहाएगा पसीना उसको मिलेगा, उसको मिलेगा नहीं, उसको मिलेगी शेयर्स, उसको मिलेगा शेयर्स। ये गंदी गंदी सोच है भाई तुम्हारी, तुमने क्या बोला होगा मुझे सब सुनाई देता है यहाँ तक सब। तो जो बहाएगा पसीना उसको मिलेगा कंपनी का शेयर, यानी कि जो करेगा अच्छी मेहनत उसको मिलेगा कंपनी का शेयर, उसी को हम बोलते हैं बोनस इशू। देन आते हैं राइट इशू पे। राइट इशू मतलब क्या होता है? सर राइट इशू मतलब होता है कि आप जब भी मार्केट में शेयर लॉन्च करोगे उसका पहला राइट जो दोगे वो अपने शेयर होल्डर को दोगे। बट अपने शेयर होल्डर कौन से? अपने शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। देखो, देन आते हैं फेस वैल्यू। अब मैंने तुम्हें बताया था फेस वैल्यू मतलब क्या होता है। अब जैसे 10 शेयर है, 10 पर शेयर और इवन 1 पर शेयर, तो शेयर की जो वैल्यू होती है वो होता है फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब आज मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है उसको बोलेंगे हम मार्केट वैल्यू। कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो आपकी मार्केट वैल्यू है, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिटेबल है, उसको बोलेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल बढ़ते जा रहा है कंपनी का। उसके बाद आता है टाइप ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर दो ही टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल इक्विटी शेयर, एक तो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग रेट्स, जहां पे आपको थोड़ा सा डिविडेंड कम कर देते हैं और आपको वोटिंग पावर थोड़ी सी ज्यादा दे देते हैं। अच्छा है वैसे ये। देन आता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है हमने अभी पढ़ लिया है, ऑब्वियस सी बात है। हेलो हेलो, हाँ। एक प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है हमें पता है, बट हमें अभी जानना है कि सर प्रेफरेंस शेयर्स में बेसिकली फीचर्स क्या क्या है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया। प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स ध्यान हो। सबसे पहले सर प्रेफरेंस हो मतलब डिविडेंड में भी तुमको क्या मिलेगा? प्रेफरेंस मिलेगा। जब भी कंपनी को होगा प्रॉफिट सबसे पहला पैसा मिलेगा किसको? आपको, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सबसे पहला किसको पैसा मिलेगा भाई? सबसे पहला पैसा मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद आता है प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट। एक सेकेंड गाइज। ठीक है, आ जा, ध्यान दो। अब यहाँ पे एक और चीज है कि एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर रीपेमेंट में तुम्हें फायदा है। अब रीपेमेंट में क्या फायदा है सर? कौन से रीपेमेंट में फायदा है? हो सकता है कल जाके कंपनी क्या हो जाए? कल जाके कंपनी डूब जाए। कल जाके कंपनी क्या हो जाए? कल जाके कंपनी डूब जाए। अगर कल जाके कंपनी डूबती है तो डूबने के वक्त जिन जिन्होंने पैसा डाला, यानी कि जिन जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, क्या इन्वेस्टर का पैसा देना पड़ेगा हमें वापस? क्या बताओ, इन्वेस्टर का पैसा हमें वापस देना पड़ेगा क्या? सर क्या बात कर रहे हो, इन्वेस्टर का पैसा तो आपको वापस देना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या इक्विटी शेयर होल्डर को? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप भी पहला पैसा किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्या बात है, आगे बढ़ो। उसके बाद नेचर ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर बेसिकली किस टाइप का कैपिटल है? परमानेंट शेयर कैपिटल माना जाता है। दे रिडीम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल में देखा है, एक टाइम बाद रिडीम भी कर सकता है। अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जनरली। कंपनी जनरली कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर।
Preference shares is generally raised a later stage when the company gets established. These shares are issued to safety need additional capital extra गरज की वजह से हम लेते हैं. Then market value हमने देखा है कि जो market की value होगी उस value पे मिलेगा. वोटिंग राइट, इनको जनरली वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं. द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दे डू नॉट एंजॉय द राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. बेसिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जिनके पास कंपनी का छोटा छोटा हिस्सा है, यानी कि ज्यादा से हायर स्टेज पे भी देखे तो 5-10%, ठीक है, तो भी वो इक्विटी शेयर होल्डर ही माना जाएगा, वैसे कन्वर्टेबल में आएगा. रिस्क उतनी नहीं है कंपेयर टू इक्विटी, बहुत कम रिस्क है, ठीक है. उसके बाद फेस वैल्यू हमने देख लिया है. राइट और बोनस शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड टू द गेट राइट ऑफ बोनस इशू, मतलब बोनस के इसमें आपको कोई भी राइट नहीं मिलता, मतलब जो बहाएगा पसीना उसको मिलेगा. शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा बेटा, ठीक है. उसके बाद आता है नेचर ऑफ इन्वेस्टर, किस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर. अट्रैक्ट अ मॉडर्न टाइप ऑफ इन्वेस्टर, इन्हें मॉडर्न टाइप ऑफ इन्वेस्टर बोलते हैं बेटा, ठीक है बेटा. आगे बढ़े बेटा, चलो बेटा. टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जो कि मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूं, तो हम इसको थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ते हैं, है ना. इसमें अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो ना तो तुम सीधा कमेंट में लिखो, मैं सीधा कमेंट में आके आंसर करूंगा. चलो बच्चे, चलो बच्चे, चलो बच्चे. जिंदगी सवार दू, एक नई बहार दू, दुनिया ही बदल दू, मैं तो प्यार सा चमत्कार हूँ. चलो ध्यान दो. अब मैंने तुम्हें रिटेन अर्निंग समझाया था. रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है बेटा? रिटेन अर्निंग मतलब वो पैसा सर, रिटेन अर्निंग मतलब वो पैसा सर, सर मतलब वो पैसा रिटेन अर्निंग सर, सर रिटेन अर्निंग मतलब वो पैसा, रिटेन अर्निंग मतलब वो पैसा जो हम डिविडेंड बांटने के पहले थोड़ा सा निकाल के रख रहे हैं, प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा जो हम फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए या फ्यूचर के अनवांटेड नहीं बोलेंगे, अनसीन एक्सपेंसेस के लिए उसको हम जो बचा के रख रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, ठीक है. डिटर्मिनेंट्स क्या है? टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा हम निकाल के रख देते हैं, एज अ रिटेन अर्निंग बोलते हैं. टैक्सेशन पॉलिसी, द टैक्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमाइन टू कॉर्पोरेट सेविंग. द टैक्स लीविड ऑन द हायर रेट, अगर ज्यादा रिटेन ज्यादा, देन कैनॉट सेव मच प्रॉफिट, आप ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कर पाओगे. डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पूरा प्रॉफिट नहीं बांटते हो, थोड़ा सा बचा लेते हो. गवर्नमेंट कंट्रोल, आपके बचत पे गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगते हैं बेटा. देन आता है सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल. अरे बोरोड कैपिटल का पहला सोर्स होता है डिबेंचर. सर क्या होता है बेटा? बोरोड कैपिटल का पहला सोर्स क्या होगा बेटा? डिबेंचर होगा बेटा. समझे क्या बेटा? आगे बढ़े क्या बेटा? बताओ बेटा, बताओ बेटा, पहला सोर्स क्या होगा बेटा? सर डिबेंचर होगा सर बेटा. सर बेटा, सर बेटा क्या होता है? सर, है ना. ध्यान दो. डिबेंचर क्या बोल रहे हैं? डिबेंचर आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स. बेसिकली कंपनी बैंक के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, अलग अलग जगह के थ्रू डिबेंचर इशू करके पैसा ले सकती है. डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है जिसमें हम श्योरिटी देते हैं कि आज हम तुमसे पैसा ले रहे हैं, कल हम तुमको पैसा वापस कर देंगे. अगर हम यहाँ पे 3 लोगों की बात करें, एक बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, एक बात करें इक्विटी शेयर होल्डर की, एक बात करें डिबेंचर होल्डर की, तो यहाँ पे सबसे पहला पैसा हम किसको देना पड़ेगा? डिबेंचर होल्डर हमारे क्रेडिटर जैसे है. सर सर कुछ नहीं समझा, थोड़ा धीरे बोलो. ठीक है बेटा, सॉरी सॉरी. ध्यान दो. 3 टाइप के लोग हैं, एक है इक्विटी शेयर होल्डर, एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक है डिबेंचर होल्डर. बराबर. एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक है इक्विटी शेयर होल्डर, एक है डिबेंचर होल्डर. जो डिबेंचर होल्डर है ये हमारा क्रेडिटर है. जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक हमारा क्रेडिटर है, तो हमें इसको पैसा वापस देने का ऑब्लिगेशन है ना. सबसे पहले इन तीनों में से पैसा किसको वापस करेंगे? जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी. ये मेरा क्वेश्चन है. जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी सबसे पहला पैसा किसको वापस करेंगे बताओ? सबसे पहला पैसा किसको वापस करेंगे बताओ? सर जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी सबसे पहला पैसा वापस करेंगे हमारे क्रेडिटर को, यानी कि सबसे पहला डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, देन मिलेगा प्रेफरेंस को, और कुछ बचा तो मिलेगा इक्विटी को. समझे क्या मेरे लाल? समझे? समझे क्या? बताओ. अरे समझा क्या?
आगे बढ़ू क्या? डिवेंचर आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल। आप बैंक वगैरह का डिवेंचर, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है वैसे डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है। डिवेंचर सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो श्योरिटी है कि हम आपका पैसा वापस दे देंगे। जैसे हमें बैंक लोन वापस करते हुए इंटरेस्ट पे करना होता है, हमें डिवेंचर वापस करते हुए भी इंटरेस्ट पे करना होता है। डिवेंचर के जैसे प्रेफरेंस शेयर के कुछ टाइप्स होते हैं, वैसे डिवेंचर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। समझे क्या? चलो, इसकी कुछ डेफिनेशंस वगैरह है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिवेंचर मतलब एक प्रॉमिस है। डिवेंचर इज अ प्रॉमिस बाय द कंपनी दैट ओज स्पेसिफिक सम ऑफ मनी होल्डर टू ऑफ द डिवेंचर। देन फेस वैल्यू मतलब क्या, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, अभी बहुत हो गया ये, अभी नहीं पढ़ना है सर, बहुत अति हो गया ये। टाइम ऑफ रीपेमेंट, अब यहाँ पे डिपेंड करता है, रिडीमेबल डिवेंचर है, इरिडीमेबल डिवेंचर है, टाइम फिक्स रहता है, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, सबसे पहले कैपिटल में से पैसा किसको जाता है, मैंने बताया था अभी कि सबसे पहली प्रायोरिटी हम डिवेंचर होल्डर्स को देते हैं। अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट का अश्योरेंस रहता है, नहीं अगर कल जाके कुछ हुआ तो कंपनी की सारी चीजें बेच बाच देंगे भाई। देन इंटरेस्ट, जैसे बैंक के लोन में तुम्हें इंटरेस्ट पे करना होता है, वैसे ही डिवेंचर होल्डर को भी तुम्हें इंटरेस्ट पे करना होता है भाई। देन आगे बढ़ते हैं, पार्टीज टू डिवेंचर। डिवेंचर में कितने लोग होते हैं सर? डिवेंचर में होते हैं कुछ तरीके के लोग। सबसे पहले तो कंपनी इन्वॉल्व होगी, देन होगा ट्रस्टी। अब ट्रस्टी कौन है? अ कंपनी हैड अपॉइंट एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे, जिसके थ्रू हम डिवेंचर होल्डर को ढूंढेंगे। देन ढूंढने के बाद उनसे पैसा लेंगे, उनको भी देंगे, उनसे लेंगे, उनको भी देंगे, उनसे लेंगे, उनको भी देंगे, उनसे लेंगे पैसा, उनको देंगे डिवेंचर सर्टिफिकेट। समझे क्या? समझे क्या? उनको क्या देंगे? डिवेंचर होल्डर। दिस पार्टीज हु प्रोवाइड अ लोन एंड रिसीव द डिवेंचर सर्टिफिकेट एज एन एडवांस। अथॉरिटी टू इशू डिवेंचर, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है। ये इंपॉर्टेंट रखना, बेवड़ी किसके पास अथॉरिटी है? बेवड़ीज के पास। जितनी भी हमारे कंपनी के अंदर बेवड़ीज होंगी, बेवड़ी, तो जितने भी हमारे कंपनी के अंदर बेवड़ीज होगी तो सबके पास अथॉरिटी है। बेवड़ी डिवेंचर से पैसा ले सकती है। कौन? बेवड़ी। बेवड़ी मतलब BOD, बेवड़ी, है ना। देन स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर इज अ काइंड ऑफ क्रेडिटर्स का स्टेटस होता है। क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के लिए, फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स टाइम पे देना पड़ता है। उसके बाद इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। बाहर के लोग हैं भाई, क्यों वोटिंग राइट दें हम इनको? नहीं देंगे। देन सिक्योरिटी, डिवेंचर होल्डर आर जनरली सिक्योर्ड बाय दी। अब डिवेंचर होल्डर बेसिकली क्या करता है? डिवेंचर होल्डर आपके कंपनी के किसी एसेट पे, या दो तरीके की चीजें होती है, एक तो फिक्स एसेट्स, एक तो फिक्स चार्ज, एक तो फ्लोटिंग चार्ज, तो दो अलग अलग चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं। इश्यूअर, डिवेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ, प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है एंड पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकती है। लिस्टिंग, डिवेंचर मस्ट बी लिस्टेड एट लीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। डिवेंचर आप किसी एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होने चाहिए। उसके बाद कोई भी 6-7 याद रखना। ट्रांसफरेबिलिटी, डिवेंचर इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। एक डिवेंचर होल्डर दूसरे डिवेंचर होल्डर को दे देगा, तीसरे डिवेंचर होल्डर को दे देगा, तो जब भी रिडीम करने का वक्त आएगा हम उस डिवेंचर होल्डर से रिडीम कर लेंगे सारी चीजें। अब यहाँ पे बेसिकली डिवेंचर के टाइप्स है, जैसे प्रेफरेंस के टाइप। तो इस चैप्टर से तुम्हें सबसे ज्यादा आने वाली चीज वो है, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के टाइप्स वगैरह, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स वगैरह, एंड डिवेंचर के टाइप्स वगैरह, ये सबसे ज्यादा आने के चांसेस है। तो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देके पढ़ना। सबसे पहले अगर डिवेंचर के टाइप देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब जहाँ पे चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, चाहे फिक्स चार्ज क्रिएट किया जा रहा हो, चाहे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जा रहा हो। अनसिक्योर्ड मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं है, कल जाके तुम्हारा पैसा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जय श्री राम। देन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, एक तो होते हैं रजिस्टर्ड, एक तो होते हैं बेरर। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, बेरर डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं होते। रजिस्टर्ड डिवेंचर जिनका नाम रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर बुक में रहेगा, और बेरर मतलब जो ऐसे ही विदाउट नाम, बिना नाम के हमने दे दिया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट दो होते हैं, एक तो रिडीमेबल, जैसे प्रेफरेंस में भी यहाँ पे रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब ऐसे डिवेंचर्स जो एक फिक्स टाइम बाद रिडीम हो गए, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट पे फिक्स टाइम बाद रिडीम हो गए। और रिडीमेबल मतलब जो एक फिक्स टाइम बाद रिडीम नहीं होंगे। जे समझा क्या भाई साहब? उसके बाद आता है कन्वर्जन, कन्वर्टेबल होता है, नॉन कन्वर्टेबल होता है। कन्वर्टेबल मतलब जो कल जाके किस में कन्वर्ट होंगे, कल जाके जो प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट होंगे वो कन्वर्टेबल, और कल जाके जो प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे वो नॉन सॉरी भाई, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर नहीं, वही सारी चीजें लिखी हुई है।
इक्विटी शेयर, हाँ सॉरी प्रेफरेंस शेयर नहीं। अब आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पे, है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के पहले मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा पानी पी लूं, नहीं तो पता चले मैं कल ना पढ़ा पाऊँ तुम्हें, है ना। चलो पानी पी के आता हूँ भाई, थोड़ा इसको माइक को बंद कर लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो, चलो वापस आ गए। ध्यान दो, ध्यान दो भाई, ध्यान दो भाई। अब डिपॉजिट क्या होता है बताओ, डिपॉजिट क्या होता है बताओ, डिपॉजिट क्या होता है। डिपॉजिट, अब पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब मुझे बताओ क्या होता है, सबसे पहले डिपॉजिट समझो। अब पब्लिक कंपनी तो लोगों से पैसा ले सकती है, हाँ सर ले सकती है। कैसे ले सकती है सर, पब्लिक कंपनी लोगों से पैसा ले सकती है शेयर्स के थ्रू। पब्लिक कंपनी लोगों से पैसा ले सकती है शेयर्स के थ्रू। बट अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो, बट अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो सर प्राइवेट कंपनी तो लोगों से पैसा नहीं ले सकती शेयर के थ्रू, तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी। तो सर प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसा शेयर के थ्रू नहीं ले सकती, प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसा लेती है डिपॉजिट के थ्रू। और डिपॉजिट का जो टर्म रहेगा ना सर, वो रहेगा सर 6 महीने से लेके 36 मंथ का। इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं भी लिख के रख देना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो जो डिपॉजिट का टर्म है वो कितना रहेगा, 6 महीने से लेके 36 महीने का, यानी कि 36 मंथ का। सच डिपॉजिट कॉल्ड एज पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, वो सारी चीजें। एंड उसके बाद एज पर सेक्शन 2 subsection 31 of the Companies Act 2013, deposit include the receipt of money by way of deposit or loan or in any other form by the company, but does not include the category of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India। ठीक है। अब important है एग्जाम के लिए, जो तुम्हारे एग्जाम में मुझे लगता है कि पूछेगा कि कौन कौन सी चीजों को हम डिपॉजिट नहीं बोलते या कौन कौन से पैसे को हम डिपॉजिट नहीं बोलते। पहला पैसा जो कि आपको रिसीव हुआ है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या तो स्टेट गवर्नमेंट से, अगर रिसीव हुआ है तो हम उसको डिपॉजिट नहीं बोलेंगे सर। दूसरा, अगर आपको कोई भी लोन रिसीव हुआ है फ्रॉम बैंकिंग कंपनी लाइक एनबीएफसी, तो हम उसको डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। या तो आपको कोई भी पैसा रिसीव हुआ है फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन एक्सचेंज से, तो भी हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। क्या आपको कोई भी पैसा रिसीव हुआ है बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, मतलब मेरी कंपनी को दूसरे कंपनी से पैसा मिला, तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। उसके बाद एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर, अगर आप कोई भी अमाउंट आपको कमर्शियल पेपर इशू करके मिल रहा है तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। उसके बाद आपको बॉन्ड के थ्रू पैसा मिल रहा है तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग, या तो आपको कोई ट्रस्ट से पैसा मिल रहा है, ट्रस्ट मतलब सेक्शन 8 कंपनी जो कि एनजीओज वगैरह हो गए, इनके थ्रू पैसा मिल रहा है तो वो भी हमारे लिए डिपॉजिट नहीं है। आपको कोई भी पैसा मिल रहा है सिक्योरिटीज के थ्रू, तो भी वो पैसा नहीं है। बट क्या सिक्योरिटीज को डिपॉजिट मान लिया जाएगा? यस सर मान लिया जाएगा। कब? पहले तो आपको मुझे बताओ कब तक अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। सर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए हमें 2 महीने के अंदर अंदर बराबर, ठीक है। सर अलॉटमेंट हो गया, नहीं हुआ अलॉटमेंट तो, सर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो, अलॉटमेंट नहीं हुआ तो रिफंड करो। कितने दिन के अंदर अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड करो। नहीं कर पाए 15 दिन के अंदर अंदर तो बताओ, नहीं कर पाए 15 दिन के अंदर अंदर तो, नहीं कर पाए 15 दिन के अंदर अंदर तो, अगर 15 दिन के अंदर अंदर नहीं कर पाए
तो हम तुम्हारे पैसे को डिपॉजिट कंसिडर कर लेंगे। बॉन्ड, बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट, कि हम गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करते हैं कि हम बॉन्ड बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है या गवर्नमेंट को इशू किया जाता है। ये भी एक काइंड ऑफ लोन ही है, ठीक है। जैसे हम तुम्हें एक बॉन्ड बना के दे रहे हैं कि हम इतना टाइम का पैसा तुमसे ले रहे हैं, इतना टाइम बाद रीपेमेंट कर देंगे, बॉन्ड है। एक बॉन्ड बना के दे दिया, एक एग्रीमेंट बना के दे दिया बेसिकली कि इतने टाइम बाद तुमको पैसा मिल जाएगा डेफिनेटली, उसको बोलेंगे बॉन्ड, ठीक है। फीचर, बॉन्ड एक नेचर ऑफ फाइनेंस है, इज अ डेट फाइनेंस, जो आपको 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 25 साल के लिए या 50 साल तक के लिए भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर एक डिबेंचर जैसा ही क्रेडिटर ही माना जाता है, सिंस दे आर क्रेडिटर और नॉन ओनर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। जब तक वो नॉन ओनर है या जब तक वो क्रेडिटर है, वो बोर्ड मतलब जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। रिटर्न ऑन बॉन्ड, जो भी तारीख या जो भी रेट बॉन्ड पे लिखा रहेगा उस तारीख या उस ड्यू डेट पे हमें देना पड़ेगा, इसके कोई टाइप्स वगैरह नहीं है, ठीक है। उसके बाद रीपेमेंट, स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट पे आपको इसका रीपेमेंट करना है। समझा क्या बाबा इतना? ए बाबू समझा क्या बाबू? आगे बढ़ू क्या बाबू? चलो, अब दो चीजें यहाँ पे तुम्हें पढ़नी है, जो कि है एडीआर और जो कि है जीडीआर, ठीक है। मैं तुम्हें एडीआर जीडीआर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ, बच्चे ध्यान दो। एडीआर एडीआर जीडीआर के बारे में थोड़ी चीजें बता देता हूँ। तो एडीआर मतलब क्या होता है? एडीआर मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जीडीआर मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब होता है कि आप बेसिकली, ये यूएस बैंक से आपको मिलेगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एक रिसिप्ट रहती है। जब रिसिप्ट के थ्रू आप फॉरेन कंट्रीज से शेयर्स के थ्रू पैसा ले सकते हो, लाइक स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है ये बेसिकली एडीआर जीडीआर, इसके थ्रू आप फॉरेन कंपनी से पैसा ले सकते हो, ठीक है। अपने शेयर्स को अमेरिका में सेल कर सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो, या आपको एडीआर जो इशू करेगा वो यूएस बैंक आपको इशू करती है। उसके बाद जैसे एडीआर में मैं अगर तुम्हें बात बताऊं, एडीआर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ये सब आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके जीडीआर की बात करूं, जीडीआर को हम बोलते हैं ग्लोबल ग्लोबल जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। ये एक सर्टिफिकेट है जो इंटरनेशनल मार्केट से आपको ट्रेड करने के लिए हेल्प करता है, लाइक यूरोप, लंदन, सिंगापुर, है ना, में ट्रेड होता है। मल्टीपल फॉरेन कंट्रीज फॉरेन ट्रेड कर सकती है, ऐसा ही है। इसमें इंडियन कंपनी का जीडीआर अलग होता है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में यूज होता है बेसिकली, है ना। एडीआर जीडीआर के वो सारी चीजें, एडीआर में इतना ही फर्क है कि वो फॉरेन कंट्रीज के लिए होता है, फॉरेन कंट्री से पैसा रेज करते हो, ग्लोबल में आप कहीं से भी कर सकते हो। चलो, यही सब लिखा हुआ है इसमें। देन आते हैं हम लोग कमर्शियल बैंक पे, ठीक है। कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या होता है? कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या होता है सर? कमर्शियल बैंक मतलब एक नॉर्मल बैंक जैसे है। बैंक का काम क्या है बताओ? बैंक का काम क्या है सर? सर बैंक का काम है लोगों से लेना और लोगों को देना। क्या बात कर रहे हो सर? छी 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 छी, गंदी गंदी बातें कर रहे हो क्लास में, छी। नहीं बेटा, सही में करती है कमर्शियल बैंक, वही काम कर रही है, लोगों से लेती है और लोगों को देती भी है, लोगों से लेती है और लोगों को देती भी है और कुछ कमाती भी है। मतलब पैसा लेके लोगों से लेगी एंड लोगों को देगी। क्या सर? लोगों से लेगी पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, लोगों को देगी पैसा इन द फॉर्म ऑफ लोन, और लोगों से भी पैसा लेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। समझे क्या? कमर्शियल बैंक का बेसिकली काम ये होता है। अब कमर्शियल बैंक देखो, ग्रांटिंग लोन ऑफ द कंपनी, सब्सक्रिप्शन शेयर ऑफ द डिबेंचर। उसके बाद अंडर राइटिंग का काम भी करता है। अंडर राइटिंग मतलब सर, अंडर राइटिंग का काम मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ, ध्यान दो। अंडर राइटर का काम का मतलब होता है, ये क्या करते हैं ना, जैसे अब मुझे शेयर खरीदना है, एक कंपनी को अपना शेयर बेचना होता है, बट कंपनी शेयर के थ्रू पैसा तभी ले सकती है जब टोटल सब्सक्रिप्शन 90% हो, ठीक है। अगर 90% नहीं है तो कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा नहीं ले सकती। कंपनी क्या करती है? एक पर्सन को अपॉइंट करती है, अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या करेगा? कंपनी के 90% शेयर बिकवा के देने का वादा करेगा कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे कंपनी के 90% शेयर बिकवा दूंगा। और अगर कंपनी के 90% शेयर नहीं बिक पाए तो वो जो अंडर राइटर रहता है
उसको उतने खरीदने पड़ेंगे, लाइक 80% बिक गए, 80% 10% नहीं बिके तो 10% खरीदेगा कौन? अंडर राइटर खरीदेगा। तो अंडर राइटर का भी काम करती है ये कमर्शियल बैंक्स, है ना, और सारी चीजें। अब बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब सर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब आपके अकाउंट में, करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है, आपके अकाउंट में है 10 रुपए, 10 बहुत छोटी रकम, 1 लाख रुपए, और मुझे 1,50,000 चाहिए, तो क्या मैं 1,50,000 निकाल सकता हूँ? सर मैं निकाल सकता हूँ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज करके। मैं 1,50,000 बैंक से निकाल सकता हूँ एक फैसिलिटी का यूज करके, जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। समझे क्या? तो क्या मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ेगा क्या सर? हाँ बेटा, आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट क्या 1,50,000 के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या सिर्फ 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? तो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है सिर्फ 50,000 पे, ना कि 1,50,000 पे। आई होप यू क्लियर। देन आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब छोटे मोटे आप क्रेडिट लेते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करके। उसके बाद कैश लोन ले लिया आपने। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे बिल्स, समझता है तुम्हें? मैं ये पॉइंट समझाता हूँ तुम्हें अच्छे से। बिल्स क्या होता है? बिल्स क्या होता है सर? सर बिल्स मतलब जैसे एक पर्सन है जिसने दूसरे पर्सन से पैसे लिए और अभी उसको दूसरे पर्सन को पैसा वापस करना है। एक सेकंड, एक सेकंड। 4 बजे डाला था, जाने दो, कुछ नहीं होता। शूट कर लो बेटा। चलो, देन कहाँ पे थे हम लोग? कहाँ पे थे बेटा हम लोग? हम थे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है, जैसे एक पर्सन है, मैं हूँ ए, ठीक है? रुको एक सेकंड, तुमको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, तेजस, हाँ, आओ एक एग्जांपल देना है, खड़े रहो, आओ इधर आओ। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान रखो, ठीक है? ये एक पर्सन है। अब इसने क्या किया? इसने मेरे से गुड्स लिए, बराबर, तुमने मेरे से गुड्स लिए भाई। अब तुम्हें मुझे क्या देना है गुड्स के बदले? पैसा। पैसा देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब तुम मुझे बोल रहे हो कि मेरे पास ना सर अभी पैसा नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? ठीक है बाद में दे देना, ऐसा बोलूंगा क्या? मैं बोलूंगा भाई मेरा तेरे ऊपर भरोसा क्यों करूं मैं? कल जाके तुमने मेरे से 1 लाख के गुड्स लिए हैं और तुमने अगर मेरे को पैसा नहीं दिया, तो मैं तो तेरे पे भरोसा नहीं करूंगा कि तू कल आके देगा भी या नहीं देगा। तो मैं क्या करूंगा, तुम मेरे को लिख के दे, एक कागज लो और एक कागज पे लिख के दो कि तुम मुझे इतने इतने तारीख को पैसा दोगे, बराबर है? अगर मैंने उस तारीख को, मतलब अगर तुमने मुझे उस तारीख को पैसा नहीं दिया, तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर केस वेस कर पाऊंगा, बराबर है? बट ये भी तो हो सकता है कि तुमने जो, बैठो बैठो आराम से बैठो, तो ये भी तो हो सकता है कि ये जो पैसा है, ठीक है, ये जो तुमने लिखा है, तुम कल जाके ये भी बोल दो कि ये राइटिंग मेरी नहीं है, या ये जो मैंने लिखा है ये मैंने लिखा ही नहीं था, ये भी बोल दो। तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि अगर तुमने वो लिखा, मतलब वो लीगल हो गया, तो कल जाके मैं तुम्हारे पास से वो पैसा निकलवाऊंगा। अब तुमने उसमें एक डेट मेंशन की होगी ना, बिल में लिखा होगा अपने हाथ से, डेट मेंशन की होगी, इस तारीख को मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब मुझे बताओ, मुझे अगर तुमसे पैसा लेना है तो मैं कौन से तारीख को आके पैसा लूं? जिस तारीख लिखी होगी ना, जो, हाँ, जो तुमने एक डेट लिखी होगी, हम उसको ड्यू डेट बोलते हैं। तो ड्यू डेट पे आऊंगा या ड्यू डेट के बाद आऊंगा? ड्यू डेट से पहले आ सकता हूँ क्या? नहीं, आना पड़ेगा या तो ड्यू डेट पे या तो उसके बाद। उसके पहले तो मैं नहीं आ सकता। बट अगर मैं उसके पहले, मुझे गरज पड़ गई, अब तुमने सपोज आज की तारीख क्या है, 8, मुझे, और तुमने ड्यू डेट लिखी हुई है 10 तारीख की, और मुझे 8 को पैसों की जरूरत है, तो मैं तो तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। तुम तो मेरे ऊपर केस ठोक दोगे, क्योंकि तुम बोलोगे मैंने डेट लिखी हुई है, उसी तारीख को मैं पैसा दूंगा, बराबर है? तो अगर मुझे अभी पैसा चाहिए तो मैं कहाँ से लूँ? अभी तो मैं तुमसे ले नहीं सकता। अगर मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ गई 1 लाख की, तो मैं कहाँ से लूँ? मैं जाऊंगा बैंक के पास। मैं किसके पास जाऊंगा? बैंक के पास। ये जो तुमने मुझे बिल दिया है, ये बिल मैं बैंक को दूंगा, बैंक को बोलूंगा तुम मुझे ना इतना पैसा दे दो, बाकी तुम क्या करना, ये जो बिल की ड्यू डेट आएगी, ये ड्यू डेट पे वो तुम्हारे पास आएगी, तुमसे पैसा ले लेगी। बट बैंक का क्या फायदा है इसमें? बैंक क्यों देगी मुझे पैसा बिल के बदले? क्यों ही देगी बैंक? बैंक का क्या फायदा है?
बताओ क्या फायदा है बैंक का? बैंक चार्ज करती है भाई अपना कमीशन। अब सपोज बैंक को मुझे 1 लाख रुपए देने हैं बिल के बदले, तो बैंक मुझे 1 लाख नहीं देगी, बैंक मुझे देगी 80,000 और 20,000 पहले ही अपना कमीशन काट लेगी। इसमें होता है बैंक का फायदा। और यही है हमारा कॉन्सेप्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझे? थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। समझे क्या? आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देन हम जाते हैं आगे। अब कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कुछ बैंक्स वगैरह हो गए। हाँ, पीता हूँ थोड़ी देर में, बस हो ही गया मेरा। अब कुछ बैंक्स हो गई, जैसे डेवलपमेंट बैंक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है जो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बनती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस, इंडस्ट्री के लिए क्रेडिट, स्मॉल इंडस्ट्रीज को पैसा देने वाली या इंडस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने वाली कुछ बैंक होती है। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है कुछ आपको जो पैसा देंगे, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। एक बार ये तुम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लिया ना तो भी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रेड क्रेडिट पे। ट्रेड क्रेडिट मतलब सर, ट्रेड क्रेडिट मतलब आज मैंने सामान लिया, उधार दे दो थोड़ी दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए हमने टाइम दे दो, कुछ दिन बाद पैसा दे देंगे, उसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, मतलब उधारी पे सामान लेना। बेसिकली ट्रेड की पीरियड छोटा होता है, आपको जल्द से जल्द पैसा वापस करना होता है। अब इसके बाद आ गए डिफरेंस बिटवीन, एक बार आपको डिफरेंस बिटवीन पढ़ने हैं, शेयर डिवेंचर के बीच का, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के बीच का एक डिफरेंस बिटवीन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको हम डिटेल में और अच्छे से मैराथन में कवर करेंगे, बट यहाँ पे हम हमारा रिवीजन लेक्चर, लिव रिवीजन क्लास करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आई होप आपको एग्जांपल्स के साथ अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी आपको लगता है कि मुझे नहीं समझा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम वहां पे इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मतलब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारी परसों वगैरह होने वाली हो। थैंक यू सो मच गाइज।